है और हर व्यक्ति की आत्मसम्मान या गरिमा को सबसे ज्यादा प्रीफरेंस दी जानी चाहिए, जिससे व्यक्ति समाज में अपना जो स्थिति है उसको सही तरीके से समझ पाएगा और अपने को समाज का हिस्सा मानेगा। मान लीजिए, इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, घर में किसी व्यक्ति को अगर सम्मान प्राप्त नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति इस भावना को समझ पाएगा कि वो उस घर का हिस्सा है? वो ये समझेगा ही नहीं कि वो उस घर का हिस्सा है। अगर व्यक्ति को घर में सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, तब वो घर का हिस्सा अपने को स्वयं को नहीं मानेगा, उससे अलग मानेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अलग होते हुए भी घर से उसको घर में सम्मान प्राप्त है, तब वो उसे अलाइंड मानेगा, अपने घर के जैसा ही मानेगा, उस घर को अपना हिस्सा मानेगा और सामान्यतः उसके लिए कार्य करने के लिए प्रयासरत रहेगा। तो इसलिए आत्मसम्मान किसी भी देश के नागरिक के लिए पहला एंटाइटलमेंट है और सबसे बड़ा एंटाइटलमेंट माना गया है, गरिमा। आप अगर प्रियम्बल को देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए वो सर्वोपरि आदर्श घोषित किया गया। आप देखो कि न्याय के बाद गरिमा आता है, नहीं आता? प्रियम्बल में आदर्श, गरिमा न्याय के बाद है। इसका मतलब न्याय कैसा होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? जो व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता हो, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसको वो सुनिश्चित करता हो। तो रॉल्स ने यही कहा कि ये मुख्य प्राथमिक वस्तुएं हैं, अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां और अवसर, और अच्छा एक चीज उन्होंने और बताई, हाँ, आय और संपदा, इनकम और वेल्थ, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। मान लीजिए व्यक्ति के पास उसकी कोई आय नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है, जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है, तो क्या गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा? वो नहीं जी पाएगा। इसीलिए गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि आय और संपदा भी उसके पास हो। अगर ये तीनों चीजें हो गई तो फिर वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, एक आत्मसम्मान की वो प्राप्ति कर सकता है। इनको प्राथमिक वस्तुएं कहा रॉल्स ने, और रॉल्स ने कहा कि इन प्राथमिक वस्तुओं के का अगर समाज में न्यायपूर्ण वितरण हो गया तो समाज के लेवल पर न्याय हो गया, वस्तु के लेवल पर, व्यक्ति के लेवल पर न्याय हो गया और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो जाएगी। इनका बंटवारा कैसे हो? तो वो कहता है सब लोग विधि बनाकर इनका बंटवारा करें। समाज का प्रत्येक व्यक्ति विधि निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो और जो विधि बनाई जाए वो इन्हीं वस्तुओं के बंटवारे को लेकर हो, क्योंकि खुद व्यक्तियों ने विधि का निर्माण किया है, सब व्यक्तियों ने मिलकर निर्माण किया है, समानता के स्तर पर निर्माण किया है। तो हर व्यक्ति के द्वारा बनाई गई जो ये विधि है, ये न्यायपूर्ण विधि ही होगी। इसके पीछे वो एक तर्क देते हैं, मैं उस तर्क को आपको समझाऊंगा कि वो क्या तर्क है। बड़ा शानदार रीजन है, वो फिलोसॉफिकल रीजन है, थोड़ा समझने की प्रयास करना। लेकिन पहले आप इस बातों को लिख लीजिए। क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आ गई यहां तक? मुझे बताइए, फिर मैं इसको लिखवा देता हूं आपको। तो मैं विधि तक पहुंच गया हूं, है ना? विधि बनाइए, इन वस्तुओं का बंटवारा करिए, रॉल्स ने यही कहा। और विधि कौन मिलकर बनाए? तो सभी लोग मिलकर बनाए। हमारे यहाँ देखो यही है, हमारे यहाँ जब लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो भारत के, संपूर्ण भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा वो संविधान बनाया गया। अब भी अगर संविधान में कोई संशोधन होता है या किसी भी तरीके की प्रक्रिया में बदलाव होता है तो हमारे जनप्रतिनिधि ही उस बदलाव को करने के लिए लायबल हैं, वही करते हैं, इसीलिए वो करते हैं। ठीक है ना? बाकी कोई नहीं कर सकता। ऑर्डिनेंस की अगर बात करें कि ऑर्डिनेंस भी जनरली एक विधि होती है, लेकिन वो लिमिटेड है, इसीलिए उसे लिमिटेड रखा गया, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई गई है, कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं बनाई गई।
वो बात अलग है कि वो एक संसद का भाग होता है, राष्ट्रपति भी, लेकिन मौलिक विधि से वो बिल्कुल इतर है, इसलिए उसका जो बल है, जो शक्ति है, वो सीमित रखी गई, एक टेम्परेरी, वो एक तरीका है चीजों को करने का। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि क्या मैं आपको ये बातें समझा पाया संविधान से जोड़ के, और आपको क्या समझ में आ गई? नहीं आई है तो फिर समझाऊंगा, फिर मैं इसे लिखा देता हूं। सबको आ गई? अरे वाह, चलो तो लिख लो। नो सर। नहीं आई? क्या नहीं आया बताओ? सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन से उसको कनेक्ट किया, वो थोड़ा समझ नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहां पर 3 तरीके के न्याय की बात की, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय में क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस में क्या क्या आता है, अधिकार और स्वतंत्रताएं, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या दिए गए हैं आपको, राइट्स दिए गए हैं और लिबर्टीज दी गई हैं, हाँ या ना? सर अरे बता दो, संविधान में कुछ तो पढ़ा होगा। जी सर। मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रताएं दी गई हैं और अधिकार दिए गए हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा, ये बताया गया है नहीं? जी सर, बताया गया है। जी सर। अधिकार और स्वतंत्रताओं को रॉल्स कहता है, ये कहता है प्राथमिक वस्तुएं हैं। प्राथमिक वस्तुओं में वो पहली चीज अगर किसी को बताता है तो अधिकार और स्वतंत्रताएं, वो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के रूप में आपको दे दी गई। दूसरा वो बताता है कि शक्तियां और अवसर, पावर्स और अपॉर्चुनिटी, मौलिक अधिकारों में आपको ये भी दी गई है। अवसर की समानता है या नहीं है? जी सर है। स्वीटी, आप सवाल पूछ रहे हो और आंसर नहीं कर रहे, ये तो ब्लंडर मिस्टेक है आपकी। मैं समझा किसे रहा हूं ये बताइए। मौलिक सर अधिकारों शायद इनके में, सर इनका नेटवर्क इशू है, सर बोल तो रहे नेटवर्क इशू है शायद इनका। अच्छा, अवसर और शक्तियां और अवसर, अधिकार और स्वतंत्रताएं आपको राजनीतिक न्याय के स्तर पर दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों के रूप में दिए गए हैं। जी। अब दूसरा, आय और संपदा की समानता, ये बात करता है रॉल्स। वो ये कहता है कि इनकम और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 39 यही बात करता है कि राज्य वो सब प्रयास करेगा कि किसी बी और सी, आप देखो उसमें आर्टिकल 39 को पूरे पढ़िए, उसमें यही सबसे पहला निर्देश दिया गया है राज्य को कि वो ऐसे प्रयास करेगा कि चंद लोगों के हाथ में जो संपदा है या उत्पादन के साधन हैं वो ना केंद्रित हो जाएं, सब लोगों में बराबर रूप से उसका बंटवारा होना चाहिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए, आय और संपदा की समानता आ गई, और वो ये इसलिए करता है जिससे कि व्यक्ति की गरिमा, उसका आत्मसम्मान बना रहे। ये हमारे प्रियम्बल में है आत्मसम्मान। प्रियम्बल को मूल आदर्श बताया, प्रियम्बल में आत्मसम्मान को या डिग्निटी को, ह्यूमन डिग्निटी को मूल आदर्श बताया गया है, इसे ही राज्य को प्राप्त करना है। तो हमारे संविधान की जो बेसिक बातें हैं वो रॉल्स की जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उन्हीं के बंटवारे को लेकर तो है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, और चाहे वो हमारे प्रियम्बल में मौलिक आदर्श के रूप में ह्यूमन डिग्निटी को स्वीकार किया गया,
ये प्राथमिक वस्तुएं हैं जिनको रॉल्स ने कहा बंटवारा करने के लिए, लोगों को देने के लिए, और हमारे संविधान में इसको बंटवारा करने की एक उचित व्यवस्था का बनाई गई है, एक उचित व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्लियर है? जी और सर। रॉल्स भी ये कहता है कि एक कानून बना के इन वस्तुओं को बांट दीजिए, विधि बना के बांट दीजिए, तो न्याय हो जाएगा। हमने विधि बना के ही बांटी। और संविधान को किसने बनाया? रॉल्स ये कहता है, और ये विधि किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए? लोगों के द्वारा, सब लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए। ये नहीं कि मेजॉरिटी, माइनॉरिटी भी उसमें हो। और वो इसलिए कहता है माइनॉरिटी भी उसमें हो, वो ये कहता है, वो उपयोगितावाद का खंडन करता है, आगे बताऊंगा। उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? वो कहता है यूटिलिटेरियनिज्म अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। रॉल्स तर्क देता है कि इसका मतलब माइनॉरिटी का अगर मेजॉरिटी के सुख को आप बढ़ाते चले जाइए तो इससे माइनॉरिटी का दुख तो कम नहीं हो जाएगा। मान लीजिए किसी मेजॉरिटी वाले व्यक्ति को माइनॉरिटी वाले व्यक्ति की हत्या करने में बड़ा सुख मिलता है, बड़े आनंद की प्राप्ति होती है, तो माइनॉरिटी तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसलिए ऐसा हो सकता है कि संपूर्ण समाज का जो कुल सुख है वो बना रहे उतना ही, लेकिन माइनॉरिटी के दुख में वृद्धि होगी। और इसीलिए ये कोई पहले से नियत पैमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज का जो न्यायपूर्ण समाज है उसमें क्या होना चाहिए कि अधिकतम व्यक्तियों का नहीं, सब व्यक्तियों का सुख में वृद्धि होनी चाहिए। सब व्यक्तियों की सुख में वृद्धि कब होगी? जब सब लोग मिलकर विधि का निर्माण करें। तो जो विधि बनाई जानी चाहिए इन प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के लिए, वो विधि समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बनाई जाए, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता हो। जैसे मेजॉरिटी की सहभागिता हो वैसे माइनॉरिटी की सहभागिता हो, और वो मेजॉरिटी से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से, म्यूचुअल कंसेंट से, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के सिद्धांत से बनाई जानी चाहिए। ठीक है? हमारा संविधान सभा जब बनी तो वो इसी आधार पर बनी। समाज के सभी वर्गों के लोग उसमें, सभी तबकों के लोग मौजूद थे, सभी दल, पार्टी, वर्ग, समूह, जाति, सभी लोग उसमें समाहित थे। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल, बड़ी ध्यान देने की बात है, मेजॉरिटी से नहीं बना था, मतदान नहीं हुआ उसके ऊपर, मेजॉरिटी से उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि म्यूचुअल कंसेंट से, सर्वसम्मति से। इसीलिए इतना दिन लगे, 2 साल 11 महीने 19 दिन। इतना समय लगने का यही कारण था, क्योंकि उसमें किसी भी क्लॉज को मेजॉरिटी व्यू से नहीं एक्सेप्ट किया गया, बल्कि म्यूचुअल कंसेंट से एक्सेप्ट किया गया था। लैंग्वेज के ऊपर सबसे ज्यादा परेशानी थी। राजभाषा को, हिंदी को कुछ लोग राजभाषा मानने के लिए तैयार थे, कुछ लोग राष्ट्रभाषा कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे ये हिंदी का तो कोई मतलब नहीं, उत्तर भारत में ही केवल ये बोली जाती है, अंग्रेजी ही रहना चाहिए। वैसे भी अंग्रेजी के लिए हम लोग यूज्ड टू हैं। साउथ इंडिया में इसका बहुत ज्यादा विरोध था हिंदी का, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा विरोध था हिंदी का, केवल उत्तर भारत के कुछ राज्य ही इसको प्रमोट कर रहे थे। लेकिन हिंदी को राज्य भाषा घोषित करना भी, एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना भी सर्वसम्मति से ही पारित हुआ प्रस्ताव। तो जो विधि बनी वो सर्वसम्मति से बनी। वो भी यही कहता है रॉल्स की विधि सर्वसम्मति से बननी चाहिए। इसके बाद समाज में जो वितरण होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो इक्वल लेवल पर होगा और एक जस्ट समाज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है? संविधान से जोड़ा, अब समझ में आ गया? इसका मतलब सर जो कानून बनेंगे उसमें सभी की सहभागिता होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर सर मेरी आज सहभागिता नहीं होगी तो क्या कानून मेरे फेवर का हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए तो 377 को
और सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, क्योंकि वो माइनॉरिटी व्यू को हानि कर रहा था, माइनॉरिटी व्यू का एक्सप्लॉइटेशन था। भाई मेरा कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसके लिए एक। तो इसीलिए थर्ड जेंडर के लिए इसीलिए प्रयास किए जा रहे हैं, थर्ड जेंडर को इक्वल राइट इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि केवल एज अ ह्यूमन बीइंग दे आर